आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कल का जो परीक्षा सोशल साइंस का होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को एक बार ज़रूर देख करके जाए ताकि आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगा इनसे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका परीक्षा बेहतर हो। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के रूप में है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का। आप लोगों के स्क्रीन पर पहला सवाल है, लौह एवं रक्त के नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आंसर लिखा हुआ बिस्मार्क ने। तो आप लोग याद रखेंगे लौह एवं रक्त के नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो आप लोग आंसर याद रखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। कब हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि? तो आप लोग आंसर याद रखेंगे 1871 ईस्वी में। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब अगले सवाल में है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किए थे? तो आप लोग आंसर याद रखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो आप लोग आंसर याद रखेंगे नाविक। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो आप लोग आंसर याद रखेंगे नाविक। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? क्या सवाल? फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो आप लोग याद रखेंगे फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी। किस राजवंश की? तो बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? मतलब इसमें पूछा गया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो आप आंसर याद रखेंगे ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है, यंग यूरोप एवं यंग इटली के संस्थापक कौन थे? दोनों एक ही चीज है, यंग यूरोप कह लीजिए या यंग इटली कह लीजिए। तो यंग यूरोप या यंग इटली के संस्थापक किनको कहा जाता है? तो मेजिनी को कहा जाता है। यंग यूरोप का गठन किसने किया था? मेजिनी ने। अगले सवाल में देखेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आप आंसर याद रखेंगे यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे, सेडोन का युद्ध कब हुआ था? क्या सवाल? सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग आंसर याद रखेंगे सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सेडोन का युद्ध? 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? क्या सवाल? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो आप आंसर याद रखेंगे लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गेरिबाल्डी ने। कौन किया था? गेरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। गेरिबाल्डी किसका गठन किया था? तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गेरिबाल्डी ने। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में देखेंगे, जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? या जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन थे? तो नेपोलियन तृतीय। क्या नाम था? नेपोलियन तृतीय। उसके बाद अगले सवाल में देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो आप आंसर याद रखेंगे 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो आंसर याद रखेंगे 1870 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो आंसर याद रखेंगे 1870 ईस्वी में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले सवाल में, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? तो रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। उसके बाद अगले सवाल में देखेंगे, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। और कौन किया था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कौन किए थे? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किए थे ट्रोट्स्की। आप याद रखेंगे लाल सेना का गठन कौन किए थे? ट्रोट्स्की। आगे बढ़ेंगे, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस जो है एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पूछा गया है तो कौन है?
लियो टोल्स्टॉय। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल में है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो याद रखेंगे बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। या पूछ ले कि बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? तो आप याद रखेंगे लेनिन। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? तो आप याद रखेंगे लेनिन। अगले सवाल में देखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग याद रखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल में देखेंगे रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। आगे बढ़ेंगे, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1867 ईस्वी में। और दास कैपिटल जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक पूछ दे कौन है? तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स। इसी पुस्तक दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों की बाइबिल। दास कैपिटल पुस्तक जो है इनको क्या कहा जाता है? तो इस पुस्तक को कहा जाता है समाजवादियों की बाइबिल। समाजवादियों की बाइबिल। पूछा जाए कि किस पुस्तक को समाजवादियों की बाइबिल कहते हैं? तो आप आंसर याद रखेंगे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखेंगे कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल में, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर याद रखेंगे बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो बता चुके हैं कि दास कैपिटल एक पुस्तक है और इनके लेखक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स। क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस लिखने वाले थे लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो लेनिन ने लिखा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, अगले सवाल में है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आगे बढ़ेंगे, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे दास कैपिटल को। दास कैपिटल पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है और दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ेंगे, चेका का गठन किसने किया था? क्या है प्रश्न? चेका का गठन किसने किया था? तो आप याद रखेंगे लेनिन ने। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने। और यह गुप्त पुलिस संगठन था, गुप्त दल था। चेका क्या था? तो एक गुप्त दल था, पुलिसों का एक संगठन था। कहा कि दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा किसने दिया था? आगे बढ़ेंगे, क्या है प्रश्न? दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा देने वाले थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या पूछेगा कि प्रथम इंटरनेशनल, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ पूछ ले या प्रथम इंटरनेशनल पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना याद रखेंगे 1864। कब हुई प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना? 1864। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे है खूनी रविवार की घटना कब हुई? क्या है प्रश्न? खूनी रविवार की घटना कब हुई? तो आंसर याद रखेंगे 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना हुई थी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ या पूछ ले द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखेंगे 1889 ईस्वी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1889 ईस्वी। चेका क्या था? तो चेका गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था? तो गुप्त पुलिस संगठन। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? तो याद रखेंगे लेनिन। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? तो लेनिन। आगे बढ़ेंगे, अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरा वाट का मंदिर में याद रखेंगे अंकोरा वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। और इसमें पूछा जाता है कि अंकोरा वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोरा वाट का मंदिर किसने बनवाया? तो अंकोरा वाट का मंदिर बनवाने वाले थे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय। क्या नाम था राजा का जिन्होंने अंकोरा वाट का मंदिर बनाया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। और इसमें पूछा जाएगा कि आपको अंकोरा वाट के मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? तो आप याद रखेंगे विष्णु। अंकोरा वाट के मंदिर में किस देवता का मूर्ति है? तो विष्णु। और अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। आगे बढ़ेंगे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। नरोत्तम सिंघानुक। नरोत्तम सिंघानुक। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? तो याद रखेंगे नरोत्तम सिंघानुक जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? तो आंसर याद रखेंगे नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे। आगे बढ़ेंगे,
आगे है हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो आप याद रखेंगे हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते थे, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस जो है यह तीनों देश हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। यह एक पुस्तक का नाम है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। पुस्तक किसने लिखा, तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं फोन वोई चाउ। कौन लिखने वाले हैं, तो फोन वोई चाउ इस पुस्तक को लिखने वाले हैं, फोन वोई चाउ। फोन वाई चाउ जो है कौन सा पुस्तक लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो हुआ आंदोलन को क्रांतिकारी प्रकृति का माना जाता है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो याद रखेंगे क्रांतिकारी प्रकृति का माना जाता है। वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई, तो वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1907 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे अंकोरा वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो याद रखेंगे अंकोरा वाट का मंदिर जो है राजा सूर्यवर्मा द्वितीय बनवाया था। अंकोरा वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो याद रखेंगे अंकोरा वाट का मंदिर जो है राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। अंकोरा वाट का मंदिर कौन बनवाया था, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ, तो याद रखेंगे 1939 ईस्वी में। हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1939 ईस्वी में। बाओ दाई कहाँ का शासक था, तो बाओ दाई जो है अन्नाम का शासक था। कहाँ का था, अन्नाम का। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता, रंपा विद्रोह, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1916 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, आगे है गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया, तो याद रखेंगे गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में कौन किया था, तो लाला हरदयाल। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो दिसंबर 1920 ईस्वी का नागपुर अधिवेशन था कांग्रेस का, और इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तारीख निश्चित रूप से पूछा जाता है। आप याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड का तिथि याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन और कब और किस यात्रा से शुरू हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में याद रखेंगे 1930 ईस्वी में हुई और दांडी यात्रा से शुरू हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई, तो दांडी यात्रा से। कब हुई, तो याद रखेंगे 1930 ईस्वी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में सिपाही विद्रोह कब हुआ, तो सिपाही विद्रोह के बारे में याद रखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह को ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर याद रखेंगे वेमेश चंद्र बनर्जी, या इसी को कहा जाता है WC बनर्जी, या इसी को क्या कहा जाता है, तो WC बनर्जी भी कहा जाता है। वेमेश चंद्र बनर्जी या नहीं तो WC बनर्जी। आगे बढ़ेंगे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया, तो गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1916 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था, राजा राम मोहन राय। और इसी राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। पूछा जाए कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं, तो आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आंसर याद रखेंगे 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आंसर याद रखेंगे 1885 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल में देखेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। क्या है प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया, तो चंपारण से गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग करते हैं। और पूछा जाए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो आंसर याद रखेंगे 1917 ईस्वी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो आंसर याद रखेंगे 1917 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, किस पत्रिका का, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो आप याद रखेंगे गांधी जी यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किया। यंग इंडिया और हरिजन किसका पत्रिका है, तो याद रखेंगे गांधी जी का। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखेंगे गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। आगे बढ़ेंगे, आगे है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। लाहौर अधिवेशन के समय
पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1917 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में। किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो आंसर याद रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं या बादशाह खान भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो आंसर याद रखेंगे 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे चित्तरंजन दास। आगे बढ़ेंगे, आगे है बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और याद रखेंगे बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो याद रखेंगे 1928 ईस्वी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 ईस्वी। और पूछा जाएगा कि बारदोली सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात राज्य में। कहां पर हुआ था? गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर हुआ था बारदोली सत्याग्रह। और आगे बढ़ेंगे, तो हाँ, इसमें ये भी पूछा जाता है, महिलाओं की ओर से बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को कौन सा उपाधि दिया गया? तो महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ दिया गया था। और ये जो बारदोली सत्याग्रह है, इसका संबंध किससे है? तो किसानों से है। बारदोली सत्याग्रह में हुआ यूं था कि किसानों का टैक्स में वृद्धि कर दिया गया था, तो उस वृद्धि को घटाने के लिए, कम करने के लिए आंदोलन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, कहता अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करने वाले कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। किस अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करने वाले कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसका उपनाम मास्टर दा था? कहा कि कौन है जिसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? तो वह व्यक्ति का नाम है सूर्य सेन। सूर्य सेन को मास्टर दा भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1915 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो नाइटहुड की उपाधि कौन त्याग दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी में पूछ दे यदि कि बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। तो कैसरे हिंद की उपाधि त्यागने वाले थे गांधी जी। कौन थे? गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी जो हैं, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में कौन सा उपाधि त्याग दिया था? तो कैसरे हिंद। ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था और इस उपाधि को त्याग दिए थे कौन? गांधी जी। और रविंद्रनाथ को मिला हुआ था नाइटहुड की उपाधि, और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। आगे बढ़ेंगे, विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखेंगे 1904 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में। इसी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ऐसा भी लिखा जाता है AITUC, AITUC, एटक, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस लिख दे या लिख दे एटक की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखेंगे 1920 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार करने वाले थे हम्फ्री डेवी। कौन किए? हम्फ्री डेवी। आगे बढ़ेंगे, आगे है भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो याद रखेंगे 1881 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो याद रखेंगे 1770 ईस्वी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई? तो सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़ों की स्थापना मुंबई में हुई थी, और कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, आगे है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है 1948 ईस्वी में पारित हुआ। आगे बढ़ेंगे, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का आविष्कार किए थे एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई। आगे बढ़ेंगे, लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे 1870 ईस्वी में। लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है लागू हुआ था कब? तो याद रखेंगे 1870 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल में है पूंजीपति वर्ग के द्वारा
पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति पैसे वाले जो लोग थे वह श्रमिक वर्ग का शोषण करते थे। किस वर्ग का? श्रमिक वर्ग का। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो याद रखेंगे महानगर। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर। आगे बढ़ेंगे, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। किसका जमाव संभव हुआ? संपत्ति। मतलब कौन सी, किसान जो है ज्यादा से ज्यादा जब कृषि कार्य करने लगे तो उसको भी संपत्ति में वृद्धि होने लगी, यानी कि उसको भी आय का स्रोत बन गया। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोलघर बनाया गया था। कब बनाया गया था? पूछा जाएगा गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1786 ईस्वी में। और किस उद्देश्य से किया गया था? तो याद रखेंगे अनाज भंडारण के लिए। किस उद्देश्य से? तो अनाज भंडारण के लिए। आगे बढ़ेंगे, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु का क्या नाम था? तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह। इसी के बारे में पूछ रहा है कि जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो याद दोनों बात याद रखेंगे। सिख के 10वें गुरु का क्या नाम है? तो गुरु गोविंद सिंह। और जन्म कहाँ हुआ गुरु गोविंद सिंह का? तो याद रखेंगे पटना। कहाँ जन्म हुआ? तो पटना। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका एक पुस्तक का नाम है और इसके लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। याद रखेंगे इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज। आगे बढ़ेंगे, अंग्रेज यात्री रोल्फ फिच पटना कब आए? तो अंग्रेज यात्री रोल्फ फिच पटना आए थे 1856 ईस्वी। कब आए थे? 1856 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? तो याद रखेंगे 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? तो याद रखेंगे 1666 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, आगे है विश्वव्यापी आर्थिक संकट। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब प्रारंभ हुआ? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो याद रखेंगे पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो याद रखेंगे पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो याद रखेंगे बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? तो याद रखेंगे अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया शहर जो है विश्व बाजार के रूप में सर्वप्रथम उभर कर सामने आया। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखेंगे 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो याद रखेंगे 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? तो 1990 के दशक में। आगे बढ़ेंगे, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व बाजार के रूप में आप पढ़ चुके हैं कि उभर करके सामने आया था अलेक्जेंड्रिया। और इस अलेक्जेंड्रिया शहर को स्थापित करने वाले कौन थे? तो सिकंदर। आगे बढ़ेंगे, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट अमेरिका में आरंभ हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? अमेरिका में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो याद रखेंगे इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 1944। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1944। और विश्व बैंक का मुख्यालय यदि पूछ ले, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे विश्व बैंक का मुख्यालय है अमेरिका के शहर वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे वाशिंगटन। अमेरिका के शहर वाशिंगटन में इनका मुख्यालय है। किनका? विश्व बैंक का। हिटलर का उदय कहाँ हुआ? तो हिटलर का उदय हुआ था जर्मनी में। मतलब हिटलर जो है जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे हिटलर? तो जर्मनी का। पूछ देगा हिटलर का उदय कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे जर्मनी। आगे बढ़ेंगे, कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक जो है इनके लेखक पूछा गया है तो कार्डलिफ। कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कार्डलिफ। आगे बढ़ेंगे, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? तो अमेरिका में न्यू डील को लागू करने वाले थे अमेरिकी राष्ट्रपति जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आगे बढ़ेंगे, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा? कहा कि यह बात को कौन कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो यह बात को कहने वाले थे मार्टिन लूथर। कौन कहे थे? मार्टिन लूथर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस के दार्शनिक थे। रूसो कहाँ के दार्शनिक थे? तो याद रखेंगे फ्रांस का। आगे बढ़ेंगे, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो याद रखेंगे गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में। कहाँ हुआ गुटेनबर्ग का जन्म? जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की। किस पुस्तक की? बाइबिल की। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो वह उस पत्रिका का क्या नाम था? तो याद रखेंगे अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए क्या किया था? तो अपनी भाषा बदल दिया था। आगे बढ़ेंगे, आगे है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाले।
इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाले कौन थे? तो याद रखेंगे कैक्सटन। क्या नाम था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो याद रखेंगे इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाले कैक्सटन थे। कौन थे? कैक्सटन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले सवाल में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम पहला छापाखाना गोवा में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? तो गोवा में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया? तो गार्डन सिटी का अवधारणा विकसित करने वाले थे एबे जेनर हावर्ड। क्या नाम था? एबे जेनर हावर्ड। आगे चलेंगे। अल हिलाल पत्रिका का संपादन किसने किया? तो अल हिलाल पत्रिका के बारे में याद रखेंगे, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल पत्रिका का संपादन कौन किए थे? तो याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल और एक पत्रिका है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, अल हिलाल और अल बिलाल। अल हिलाल और अल बिलाल, अल बिलाग, अल हिलाल अल बिलाग, ये दोनों पत्रिका का संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे चार्ल्स मेटकॉफ को। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ? तो याद रखेंगे लॉर्ड लिटन। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो याद रखेंगे 1878 ईस्वी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 ईस्वी में। किसके कार्य में या किसके शासन काल में लागू हुई? तो याद रखेंगे लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू हुई। आगे बढ़ेंगे। मार्टिन लूथर कौन थे? क्या है क्वेश्चन? मार्टिन लूथर कौन थे? तो आंसर याद रखेंगे धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन थे? तो याद रखेंगे मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे, धर्म सुधारक। 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? तो याद रखेंगे 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक थे के.एम. पन्नीकर। उसके बाद है कॉमरेड और हमदर्द का प्रकाशन किसने किया? तो मोहम्मद अली। कॉमरेड और हमदर्द यह भी दोनों पत्रिका था और इसका प्रकाशन करने वाले कौन थे? मोहम्मद अली। आगे बढ़ेंगे। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? तो याद रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? यानी बाल गंगाधर तिलक जो है यह केसरी पत्रिका का प्रकाशन करते थे और केसरी पत्रिका के बारे में पूछा गया वह किस भाषा में छपता था? तो आंसर याद रखेंगे मराठी। तो इसमें आप याद रखेंगे तिलक का कौन सा पत्रिका था? तो केसरी। या पूछ देगा केसरी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। या पूछ देगा कि बताइए बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो याद रखेंगे मराठी भाषा में। केसरी का मराठी भाषा में कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ेंगे। तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तिलक मतलब वही बात, बाल गंगाधर तिलक। मराठा एक पत्रिका का नाम था, इसका प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? तो याद रखेंगे अंग्रेजी। आगे बढ़ेंगे। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुई? तो संवाद कौमुदी भी एक पत्रिका का नाम था और यह किस भाषा में प्रकाशित हुई? तो याद रखेंगे बांग्ला। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो भारतीयों द्वारा यानी हमारे भारत में सबसे पहला भारतीयों के द्वारा प्रकाशित जो समाचार पत्र था उसका नाम था बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। और पूछा जाता है बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो याद रखना जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो याद रखेंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये भी पूछा जाएगा आपको कि भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो याद रखेंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। या इसी का कभी कभी ऐसा भी देगा जे.ए. हिक्की। जे.ए. हिक्की इसी का पूरा नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। आगे बढ़ेंगे। आगे है सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? क्या है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो याद रखेंगे पुनः पूर्ति योग्य यानी जिनका हम दोबारा उपयोग करते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो याद रखेंगे अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो याद रखेंगे अनवीकरणीय। आगे बढ़ेंगे। आगे है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह कथन कौन कहे थे? तो आंसर याद रखेंगे जिम्मरमैन। कौन कहे थे? जिम्मरमैन। संसाधन होते नहीं बनते हैं यह कथन किनका है? तो जिम्मरमैन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? याद रखेंगे न्यूयॉर्क में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे ब्राजील में रियो डी जेनेरो। ब्राजील के शहर का नाम है रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। ब्राजील के किस शहर में? तो रियो डी जेनेरो में। आगे चलेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी याद रखेंगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी याद रखेंगे। प्रथम ब्राजील, द्वितीय न्यूयॉर्क। आगे बढ़ेंगे।
आगे है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन याद रखेंगे जोहान्सबर्ग, अफ्रीका में पड़ता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग। आगे बढ़ेंगे, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखेंगे क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में क्योटो सम्मेलन हुआ। आगे बढ़ेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो मेघा पाटेकर। किनके नेतृत्व में? तो याद रखेंगे मेघा पाटेकर। आगे बढ़ेंगे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का लेखक याद रखेंगे सुमेसर। कौन थे? सुमेसर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे रेगुर मृदा। और काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो याद रखेंगे कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है कौन सा मृदा? तो रेगुर मृदा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखेंगे अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण तो याद रखेंगे अधिक सिंचाई। आगे बढ़ेंगे, आगे है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो याद रखेंगे 6 प्रकार। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है? तो याद रखेंगे एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है? तो याद रखेंगे एंड्रीन। आगे बढ़ेंगे, आगे है नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। आगे बढ़ेंगे, काजू की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। तो काजू की खेती के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है लेटेराइट। लेटेराइट को काजू की खेती के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है। किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो काली मृदा में। काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को भारत का मंदिर कहने वाले कौन थे? तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कहते देश के बांधों को भारत का मंदिर? तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यानी कि जीवों के शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो याद रखेंगे 65%। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाली जगह का नाम है मासिनराम, जो कहाँ पड़ता है? मेघालय में। मेघालय में पड़ता है ये मासिनराम। इसको कहा जाता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थल। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखेंगे मासिनराम। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखेंगे मासिनराम। आगे बढ़ेंगे, भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो भारत में विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे 22%। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो याद रखेंगे 1987। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो 1987। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो याद रखेंगे 71%। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो याद रखेंगे 71% भाग जल से ढका हुआ है। आगे बढ़ेंगे, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो याद रखेंगे चक्रीय संसाधन। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मयूर या मोर। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। टेक्सोल का उपयोग होता है? टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। कैंसर का दवाई बनाने के लिए टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी भारत के संविधान का धारा 21 का संबंध किस चीज से है? तो वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से। वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से संबंध है संविधान की कौन सी धारा का? तो याद रखेंगे धारा 21 का संबंध है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो याद रखेंगे सुंदरवन में। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो याद रखेंगे सुंदरवन में। या पूछ ले सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में 2001 में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 20.60%। 20.60% क्षेत्रों पर क्या था? तो वनों का विस्तार था। कुनैन किस रोग की दवा है? तो याद रखेंगे कुनैन जो है मलेरिया रोग की दवा। कुनैन किस रोग की दवा है? तो याद रखेंगे मलेरिया रोग की दवा। भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो याद रखेंगे बाघ। बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो 1973 ईस्वी। बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो याद रखेंगे 1973 ईस्वी। साल किस वन का वृक्ष है? तो याद रखेंगे पतझड़। साल किस वन का वृक्ष है? तो याद रखेंगे पतझड़। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो हॉट स्पॉट की पहचान पर जोर देने वाले थे नॉर्मन मेयर्स। कौन थे? नॉर्मन मेयर्स। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 1952 ईस्वी।
वन्य जीव बोर्ड की स्थापना, तो याद रखेंगे 1952 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, सुंदरवन कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है, तो याद रखेंगे लोहा। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा गया है, तो याद रखेंगे लोहा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चूना पत्थर को सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो याद रखेंगे किसकी पड़ती है, तो बॉक्साइट की। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो याद रखेंगे बॉक्साइट। आगे बढ़ेंगे, आगे है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, तो याद रखेंगे उड़ीसा। कौन है, तो उड़ीसा। लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो हेमेटाइट किसका प्रकार होता है, तो यह लौह अयस्क का प्रकार होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं, तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए गए। कितने खनिज पाए गए हैं, तो याद रखेंगे 100। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान है, तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कितना है, तो तृतीय यानी तीसरा स्थान है। आगे बढ़ेंगे, खेतरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतरी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये खेतरी एक जगह का नाम है जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और यह किस लिए फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है खेतरी, तो तांबा के लिए। और खेतरी कहाँ है, तो राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे, आगे किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, तो किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, तो आप याद रखेंगे विशाखापत्तनम। कहां से लोहे का निर्यात किया जाता है, किस बंदरगाह से, तो विशाखापत्तनम। भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है, तो भारत का लोहा जापान को निर्यात किया जाता है। किस देश को निर्यात किया जाता है, जापान को। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो याद रखेंगे जादूगोरा। जादूगोरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे यूरेनियम के लिए। किसके लिए, यूरेनियम के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होती है, तो चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ेंगे, पीतल बनाया जाता है, तो पीतल बनाया जाता है किससे, तो तांबा और जस्ता से। याद रखेंगे पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। आगे बढ़ेंगे, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। कहाँ पर, डिगबोई असम। डिगबोई कहाँ पड़ता है, असम में। यहीं पर भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। आगे बढ़ेंगे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किसको कहते हैं, तुंगभद्रा को। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो याद रखेंगे तुंगभद्रा। आगे बढ़ेंगे, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है, तो याद रखेंगे तारापुर। और तारापुर कहाँ है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। पूछा जाएगा कि तारापुर कहाँ है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। और इसे एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ पर है, तो याद रखेंगे तारापुर में। और तारापुर कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस के बारे में याद रखेंगे यह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का जो संभावना है किस राज्य में, तो राजस्थान। किस राज्य में है, तो राजस्थान। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन कहलाता है, तो याद रखेंगे सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है, तो कोयला का सबसे उत्तम प्रकार एंथ्रासाइट कौन है, तो एंथ्रासाइट। आगे बढ़ेंगे, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखेंगे बरौनी। आगे बढ़ेंगे, आगे है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन कहलाता है, तो याद रखेंगे जादूगोरा। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में लगाया गया था। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो याद रखेंगे दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे,
दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। क्या है प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो याद रखेंगे महानदी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो याद रखेंगे महानदी। या पूछ दे महानदी कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे उड़ीसा। कहां पर है, उड़ीसा। आगे बढ़ेंगे, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गिरी किस देश के सहयोग से बना है। तो राजस्थान के राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गिरी किस देश के सहयोग से बना है, तो कनाडा। याद रखेंगे कनाडा। या पूछ देगा राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गिरी कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे राजस्थान। और किस देश के सहयोग से बना है, तो याद रखेंगे कनाडा के सहयोग से। आगे बढ़ेंगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। क्या है प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो याद रखेंगे नर्मदा नदी पर। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहां पर है, तो नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है, तो गुजरात में। किस राज्य में, गुजरात में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है गुजरात के कच्छ स्थित लांबा में। लांबा एक जगह का नाम है, गुजरात के कच्छ में। आगे चलेंगे, तो एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो याद रखेंगे गुजरात के कच्छ में। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। क्या है प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नंगल को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो याद रखेंगे भाखड़ा नंगल। आगे बढ़ेंगे, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो याद रखेंगे विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो याद रखेंगे हीराकुंड को विश्व का सबसे लंबा बांध कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। कौन रबी फसल है, तो याद रखेंगे गेहूं, सरसों, मटर को क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे केरल। क्योंकि नारियल का खेती होता है केरल में, इसीलिए केरल को नारियल प्रदेश भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। सुनहरा रेशा कहलाता है, तो सुनहरा रेशा किसको कहते हैं, जूट को क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट को क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा। आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है, तो कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल जो है कॉफी या कहवा कहलाता है। या पूछ देगा कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन है, तो याद रखेंगे कर्नाटक। कौन है, तो कर्नाटक। आगे बढ़ेंगे, आगे प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कब आई, तो भारत में हरित क्रांति में याद रखेंगे 1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। आगे बढ़ेंगे, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का किससे संबंध है, तो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति से किस प्रकार का फसल में उत्पादन में वृद्धि हुई, तो हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, याद रखेंगे हरित क्रांति से गेहूं के फसल उत्पादन में वृद्धि हुई थी। आगे बढ़ेंगे, आगे है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। चीनी उद्योग को क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसो हुआ था, तो याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसो हुआ, तो याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे बढ़ेंगे, कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग जो होता है वह कृषि पर आधारित नहीं होता, क्योंकि इसका कच्चा माल के रूप में जिसका उपयोग होता है वह चूना पत्थर होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है, तो भारत में सबसे पहले जो लौह इस्पात कंपनी स्थापना हुई वह है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो झारखंड में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे, सलेम स्टील प्लांट कहाँ है, तो सलेम स्टील प्लांट के बारे में याद रखेंगे तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। भिलाई लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़। भिलाई लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़। भारत में सूती कपड़ों की महानगरी किस नगर को कहा जाता है, तो याद रखेंगे मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहते हैं। किसको कहते हैं, तो मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है, तो
तो याद रखेंगे जर्मनी। किस देश के सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो याद रखेंगे ब्रिटेन। किस देश के सहयोग से? तो याद रखेंगे ब्रिटेन। सिंदरी उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो याद रखेंगे झारखंड। सिंदरी उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो याद रखेंगे झारखंड में है सिंदरी उर्वरक कारखाना। आगे बढ़ेंगे। जूट से बने सामान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो जूट से बने सामान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत के को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे 8 डाक क्षेत्रों में। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में 8 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो याद रखेंगे 8 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में। कब किया गया था? 1986। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो याद रखेंगे 3.88 लाख वर्ग 3.88 लाख किलोमीटर। कितना थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई? 3.88 लाख किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे सड़क मार्ग से। आगे बढ़ेंगे। आगे है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो याद रखेंगे संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन को कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो याद रखेंगे मुंबई। कहां भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो मुंबई। किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो मेघालय में रेल मार्ग नहीं है। किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो याद रखेंगे मेघालय में रेल मार्ग नहीं है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? या इसी पूर्व मध्य रेलवे को ईसीआर भी कहा जाता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछ लेगा तो आप याद रखेंगे हाजीपुर, या पूछ लेगा कि ईसीआर का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ? यानी आपको पूछ लेगा उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखेंगे गुवाहाटी। कहां पर है? गुवाहाटी। कहां पर? गुवाहाटी में। आगे चलेंगे। सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। तो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कहा जाता है उत्तर पूर्व रेलवे को। सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व रेलवे क्षेत्र को सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कितने लेन वाले सड़क है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के अंतर जो है 6 लेन वाली सड़क आते हैं। कितने लेन वाले? 6 लेन वाले। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ पर है? तो याद रखेंगे बेगूसराय। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो याद रखेंगे दरभंगा जिला में। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो याद रखेंगे दरभंगा जिला में। अगले प्रश्न में देखेंगे संजय गांधी जैविक पार्क। क्या है? संजय गांधी जैविक पार्क या संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो याद रखेंगे पटना। संजय गांधी जैविक पार्क या संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे पटना। अगले प्रश्न में देखेंगे गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो याद रखेंगे वाल्मीकि नगर। कहाँ हुआ? तो वाल्मीकि नगर। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो याद रखेंगे 1954 ईस्वी। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। तो याद रखेंगे भागलपुर जिला। आगे बढ़ेंगे। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे जमालपुर। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे जमालपुर। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो याद रखेंगे समस्तीपुर। अशोक पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे समस्तीपुर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो याद रखेंगे राजगीर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो याद रखेंगे राजगीर। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में है ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है उसका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना कहलाता है? 2। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस सड़क को कहते हैं? तो ग्रांड ट्रंक रोड को। और ग्रांड ट्रंक रोड को किसने बनवाया? तो याद रखेंगे शेरशाह। ग्रांड ट्रंक रोड को किसने बनवाया? तो याद रखेंगे शेरशाह। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 ईस्वी। बिहार की बात हो रही है तो 1860 ईस्वी। यदि पूछ देगा कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई, तब याद रखेंगे 1853 ईस्वी। भारत की बात होगी तो 1853 ईस्वी। या पूछेगा बिहार में, तो बिहार में याद रखेंगे 1860 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? क्या प्रश्न? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? तो याद रखेंगे हाजीपुर में। कांच उद्योग कहाँ है? तो आंसर याद रखेंगे हाजीपुर। सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे मुंगेर। सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे मुंगेर। आगे बढ़ेंगे।
आगे है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। कितना है? 6283 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बिहार में 60% क्षेत्र पे खेती की जाती है। कितने प्रतिशत? 60%। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो याद रखेंगे जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ेंगे, आगे है बिहार में जूट उत्पादन में, तो बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? तो याद रखेंगे बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। आगे बढ़ेंगे, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो याद रखेंगे शेरशाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी। बिहार में कितने जिले? तो याद रखेंगे 38 जिले। बिहार में कितने जिले? तो याद रखेंगे 38 जिले। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, अगले प्रश्न है डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा था? तो डॉक्टर सलीम अली जो है कांवर झील को क्या कहे थे? कांवर झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा था। किस झील को कहा था पक्षियों का स्वर्ग? तो याद रखेंगे कांवर झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा था। किस झील को? कांवर झील को। आगे चलेंगे, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो आंसर याद रखेंगे, तल चिन्ह की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे स्थानिक ऊंचाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में छोटा, महीन और खंडित रेखाओं को दल की दिशा में खींचकर प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? छोटा, महीन और खंडित रेखाओं की दल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को हैस्यूर विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं? हैस्यूर विधि। हैस्यूर विधि में ढालू, हैस्यूर विधि में ढालू हिस्सा कैसा दिखाई देता है? तो काला। हैस्यूर विधि में ढालू हिस्सा कैसा दिखाई देता है? तो याद रखेंगे काला। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो याद रखेंगे पंचायती राज में। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो याद रखेंगे पंचायती राज में। आगे बढ़ेंगे, आगे है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार की कब प्राप्त हुआ? मतलब कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? तो याद रखेंगे 1918 ईस्वी। कब मिला? तो 1918 ईस्वी। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीति जो है किस पर आधारित होती है? तो याद रखेंगे धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो याद रखेंगे 10.86%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो याद रखेंगे 10.86%। आगे बढ़ेंगे, आगे है 16वीं लोकसभा में क्या प्रश्न? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या याद रखेंगे 61। 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखेंगे 78। 16वीं में 61, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में जाति पर आधारित विभाजन किस देश में है? क्या प्रश्न? जाति पर आधारित विभाजन किस देश में है? जाति पर आधारित विभाजन किस देश में है? तो जाति पर आधारित विभाजन जो है देखने के लिए किस देश में मिला है? तो इसका आंसर याद रखेंगे, ये आंसर गलत हो गया। जाति पर आधारित विभाजन जो है किस देश में देखने को मिल रहा है? तो वह श्रीलंका में देखने के लिए मिल रहा है। सॉरी, यहाँ भाषाई आधार पर है। भारत में जाति पर आधारित विभाजन किस देश में है? तो हमारे भारत में है। जाति पर आधारित विभाजन किस देश में देखने को मिलता है? तो भारत में। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या है प्रश्न? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में यह बात कहा गया, धर्म, वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 का संबंध है धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो सांप्रदायिक राजनीति याद रखेंगे धर्म पर आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो याद रखेंगे सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वह किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या जातिवाद, भाषावाद तथा संप्रदायवाद। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या में कौन कौन सी आते हैं? तो जातिवाद आते हैं, दूसरा क्या आते हैं? तो भाषावाद आते हैं, तीसरा क्या आते हैं? तो संप्रदायवाद आते हैं। संघ सरकार का उदाहरण कौन होता है? तो संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है? अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है? तो याद रखेंगे संघ सरकार का उदाहरण जो है वह कौन सा देश है? तो अमेरिका। आगे बढ़ेंगे, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है?
तो भारत में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। आगे है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो महापौर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में याद रखेंगे, सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। सर्वप्रथम कहां से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला। राजस्थान के किस जिला? तो राजस्थान के नागौर जिला से लागू हुआ था। आगे बढ़ेंगे, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र के बारे में याद रखेंगे, बिहार। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे लिच्छवी गणतंत्र बिहार। लिच्छवी गणतंत्र बिहार। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान याद रखेंगे सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी। पंचायत समिति का प्रधान तो याद रखेंगे प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो याद रखेंगे पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। आगे बढ़ेंगे, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे 1946 ईस्वी। भारत में संविधान सभा का गठन तो 1946 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे 2 जून 2014 ईस्वी। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, भारत में पंचायती राज प्रणाली को किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली को किस समिति की अनुशंसा पर लागू की गई? तो आंसर में याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। किस समिति की अनुशंसा पर? तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। या इसी तरह आपको पूछ देगा बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है किससे? तो पंचायती राज से। किससे संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति? तो पंचायती राज से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, आगे है भारत में सर्वाधिक लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो भारत में सर्वाधिक बोलने वाले किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं? तो हिंदी। आगे बढ़ेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो याद रखेंगे 1953 ईस्वी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो आंसर में याद रखेंगे 1953 ईस्वी। और इसी के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो याद रखेंगे भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ही भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनने वाला कौन है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है। तो बिहार में पंचायती राज संस्था जो है वह त्रिस्तरीय है। बिहार में पंचायती राज संस्था किस प्रकार के हैं? तो याद रखेंगे त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर। बिहार में पंचायती राज संस्था के कितने स्तर होते हैं? तो याद रखेंगे 3 स्तर। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? क्या प्रश्न? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो याद रखेंगे फ्रांस में नहीं है। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है। याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है। या पूछ देगा कि भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन, तो आप याद रखना नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम का संबंध जो है भारतीय संविधान के किस संशोधन से? 74वां। और पंचायती राज 73वां। पंचायती राज 73वां। आगे बढ़ेंगे, आगे है भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28। याद रखेंगे भारत में राज्यों की संख्या 28। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8। राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो याद रखेंगे 1989 ईस्वी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो आंसर याद रखेंगे 1989 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन। क्या है प्रश्न? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243। आगे बढ़ेंगे, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करते हैं? तो ग्राम सभा। कौन करते हैं? तो ग्राम सभा। भारत में कितने प्रतिशत लोग की भाषा हिंदी है? भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे 40%। कितना प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? तो याद रखेंगे 40%। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है न्याय मित्र किस संस्था का सेवक होता है? तो न्याय मित्र ग्राम कचहरी का सेवक होता है। न्याय मित्र किस संस्था का सेवक होता है? तो याद रखना ग्राम कचहरी का सेवक होता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है नगर परिषद के सदस्यों की संख्या होती है। तो नगर परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम जो होती है 10, अधिकतम जो होती है 40, यानी 10 से 40 तक हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी से क्या होता है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव
कम होती है। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2000 ईस्वी में। सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है कब बना था? तो याद रखेंगे 2005 ईस्वी में। कब बना था सूचना के अधिकार संबंधी कानून? तो ये 2005 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो याद रखेंगे ब्रिटेन। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो याद रखेंगे सांसदों एवं विधायकों पर। दल बदल कानून किस पर लागू होगा? तो सांसदों एवं विधायकों पर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में कौन किए थे? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ेंगे, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध याद रखेंगे वृक्षों की कटाई रोकने से। चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई रोकने से। भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 1977 ईस्वी के आम चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। किनको मिला था? जनता पार्टी को। किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो आप याद रखेंगे राजनीतिक दल को जो है क्या कहते हैं? राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। किसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं? तो याद रखेंगे राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? तो लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, सूचना के अधिकार कानून, क्या प्रश्न? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत राजस्थान से हुआ था। कहां से? राजस्थान से। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया? तो तारी विरोधी आंदोलन याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के एक जिला है नेल्लोर जिला। आंध्र प्रदेश के किस कहां से? तो आंध्र प्रदेश के एक जिला है जिसका नाम है नेल्लोर जिला। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला से शुरुआत होती है कौन सा आंदोलन? तो तारी विरोधी आंदोलन। आगे बढ़ेंगे, दलित पैंथर्स कार्यक्रम का संबंध है तो दलित सेना का गठन से, यानी दलित पैंथर्स का कार्यक्रम का स्थापना हुआ था। इसका संबंध किससे है? तो दलित सेना का गठन से। दलित पैंथर्स का संबंध दलित सेना का गठन से। आगे बढ़ेंगे, राजनीतिक दल का आशय है तो राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? तो व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय क्या होता है? तो व्यक्तियों के समूह से। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड को ही जेडीयू भी कहते हैं। जेडीयू या जनता दल यूनाइटेड का गठन तो 1999 ईस्वी में। या पूछ देगा कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे श्री नीतीश कुमार। कौन है? श्री नीतीश कुमार। अभी ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, हालांकि जिस समय गठन हुआ था तो उस समय श्री शरद यादव इनका गठन किए थे। कौन? श्री शरद यादव। 1999 ईस्वी में किए थे इनका गठन, श्री शरद यादव के नेतृत्व में हुआ था। अभी वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष कौन है? तो श्री नीतीश कुमार। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना का संबंध 3 राज्य से है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध 3 राज्य से है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। किन किन राज्यों से है? तो आप याद रखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है बहुजन पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन पार्टी के संस्थापक कांशीराम। कौन थे? कांशीराम। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो याद रखेंगे कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो याद रखेंगे 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो याद रखेंगे 1971 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन के बारे में याद रखेंगे उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना याद रखेंगे 1925 ईस्वी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना याद रखेंगे 1925 ईस्वी। कब हुई? तो 1925 ईस्वी। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना तो 1984 ईस्वी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो याद रखेंगे बहुदलीय। किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो याद रखेंगे चीन। किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो याद रखेंगे चीन। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, अगले में है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था। क्या प्रश्न आगे? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो याद रखेंगे अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता होते हैं। कौन होते हैं? जनता।
लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए द्वारा, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। यह बात को कहते अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ये ऐसा परिभाषा दिए थे। किनका? लोकतंत्र का। क्या दिए थे? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो आप याद रखेंगे अब्राहम लिंकन। कौन दिए थे? अब्राहम लिंकन। आगे बढ़ेंगे, आगे है क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम क्या होता है? तो याद रखेंगे अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम क्या है? तो अलगाववाद। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की, 15वीं लोकसभा से चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो लोकसभा में 15वीं लोकसभा से पहले महिलाओं की भागीदारी 10%। कितनी थी? तो 10%। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश किसे माना जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को किस वर्ष मताधिकार मिला, यानी वोट डालने का अधिकार मिला? तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला था? तो याद रखेंगे 1971 ईस्वी में। कब मिला था? तो याद रखेंगे 1971 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो आंसर याद रखेंगे लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना, यानी मजबूत बनाना। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो याद रखेंगे संघीय एवं संसदीय। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय एवं संसदीय। किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है? तो किस देश की राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है? तो आंसर याद रखेंगे भारत। किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है? तो आंसर याद रखेंगे भारत। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आगे चलेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखेंगे 15 मार्च 1950 ईस्वी। 15 मार्च 1950 ईस्वी। या पूछ जाएगा बताइए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर याद रखेंगे प्रधानमंत्री। कब स्थापना हुई योजना आयोग का? तो आप लोग याद रखेंगे योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर याद रखेंगे प्रधानमंत्री। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो याद रखेंगे बिहार को। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो याद रखेंगे भारत। तो कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो याद रखेंगे भारत। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित देश। कैसा देश कहलाता है? विकसित देश। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो याद रखेंगे उस देश को विकसित देश कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखेंगे कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे उद्योग को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक कृषि, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक सेवा क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद याद रखेंगे 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे 1952। आगे बढ़ेंगे, भारत में नीति आयोग कब बना? तो नीति आयोग 2015 ईस्वी में। कब बना? तो 2015 ईस्वी में। क्योंकि बता चुके हैं योजना आयोग और नीति आयोग दोनों एक ही होता, केवल नाम बदल दिया गया। तो योजना आयोग का स्थापना तो हुआ तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। उसी योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग पूछ देगा तो आंसर याद रखेंगे 2015 ईस्वी में। और योजना पूछ देगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिस प्रकार योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं उसी प्रकार नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होंगे। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं? तो मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक होते हैं। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक? तो याद रखेंगे 3 सूचक। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखेंगे उद्योग। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र जो है उद्योग को नहीं, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं? तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य जो होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना याद रखेंगे 1952 ईस्वी। कब? 1952 ईस्वी।
आगे बढ़ेंगे, मानव विकास सूचकांक के जनक कौन है? तो मानव विकास सूचकांक का जनक कौन है? तो याद रखेंगे डॉक्टर महबूबुल हक। मानव विकास सूचकांक के जनक किसे कहा जाता है? महबूबुल हक को कहा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि याद रखेंगे 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि याद रखेंगे 2012 से 2017 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहा जाता है? तो वित्तीय वर्ष कहा जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक भारत में किस राज्य का आय है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा। कौन सा राज्य? तो गोवा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में सबसे अधिक आय वाला जिला पटना। कौन? पटना। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? क्या पूछा गया? सबसे कम है, तो सबसे कम शिवहर, सबसे अधिक पटना। अब भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे गोवा। आगे बढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो हमारे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या इसी को शॉर्ट में CSO भी कहते हैं। किसके द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना? तो याद रखेंगे CSO के द्वारा। किसके द्वारा? CSO के द्वारा, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। आगे चलेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यह एक किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इस पुस्तक को लिखे हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। और इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय आय कितना बतलाया था? तो 20 रुपया। कितना बतलाए थे दादा भाई नौरोजी? 20 रुपया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने उस समय भारत का राष्ट्रीय आय कितना बतलाए थे? तो याद रखेंगे 20 रुपया। कितना बताए थे? 20 रुपया। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है कि गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने बताया? तो गरीबों के कुचक्र की धारणा बताने वाले हैं रेगनर्सनर। गरीब, यहाँ गरीबी होना चाहिए। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने बताया? तो रेगनर्सनर जो है गरीबी को कुचक्र कहे थे। आगे बढ़ेंगे, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान जो होता है वो किनका होता है? तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र का। किनका होता है? सेवा क्षेत्र का। आगे बढ़ेंगे, विनिमय के कितने रूप हैं? तो विनिमय क्या याद रखेंगे? 2 रूप। विनिमय का कितने रूप है? तो विनिमय का याद रखेंगे 2 रूप होता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह आवश्यक है। यह कथन किसका है? यानी मुद्रा के बारे में यह बात कौन बोले थे? यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह आवश्यक है। तो यह कथन है ट्रेस्कोट का। किनका है? ट्रेस्कोट का। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। क्या है? विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम क्या? कि हम रुपया देकर के कोई वस्तु खरीदते हैं, यानी लेन देन। आगे चलेंगे, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह कथन किसका है? यानी मुद्रा के बारे में यह बात कौन कहे कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? तो इस बात को कहने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। कौन कहे थे? प्रोफेसर मार्शल। आगे बढ़ेंगे, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो आंसर याद रखेंगे सोना एवं चांदी का। किसका? सोना एवं चांदी का। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर याद रखेंगे 8 प्रकार। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो याद रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो याद रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यदि पूछे रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 1935 ईस्वी में। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में। या पूछ देगा कि रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो याद रखेंगे शक्तिकांत दास।
रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है? तो शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर याद रखेंगे 1935 ईस्वी में। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर याद रखेंगे मुंबई। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर याद रखेंगे मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? तो आंसर याद रखेंगे मुंबई। अगले प्रश्न में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। इसमें 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आंसर याद रखेंगे 1969। और कितने बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 16 बैंकों का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन महाजन को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? महाजन को। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। कौन है? भूमि विकास बैंक। इसी भूमि विकास बैंक को एडीबी भी कहते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो याद रखेंगे भूमि विकास बैंक यानी एडीबी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो अभी बता चुके थे 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 1935। आगे बढ़ेंगे। भारत में सहकारिता आंदोलन, क्या प्रश्न? भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 1904 ईस्वी। कब शुरू हुआ? 1904 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 1975 ईस्वी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बांग्लादेश अर्थशास्त्री का क्या नाम है? तो याद रखेंगे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। क्या नाम था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। आगे बढ़ेंगे। वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है? तो याद रखेंगे वित्तीय संस्था 2 प्रकार की होती है। वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है? तो याद रखेंगे वित्तीय संस्था 2 प्रकार की होती है। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में है देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार की होती है? तो देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली 3 प्रकार की होती है। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार की होती है? तो आंसर याद रखेंगे 3 प्रकार। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो याद रखेंगे कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र याद रखेंगे सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र तो याद रखेंगे उद्योग। प्राथमिक क्षेत्र तो याद रखेंगे कृषि। प्राथमिक कृषि, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक सेवा। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या प्रश्न? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो इनका आंसर देखेंगे। ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है यह कोयला कहलाता, पेट्रोलियम कहलाता और क्या कहलाता? विद्युत। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन कौन कहलाता है? तो याद रखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। मानव पूंजी के मुख्य घटक कौन कौन है? तो मानव पूंजी के मुख्य घटक कहलाते हैं ज्ञान, कौशल, अनुभव। मानव पूंजी के मुख्य घटक याद रखेंगे नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 कौशल, नंबर 3 अनुभव। मानव पूंजी के मुख्य घटक कौन कौन हो जाएंगे? तो याद रखेंगे ज्ञान, कौशल और अनुभव। ज्ञान, कौशल और अनुभव। अगले प्रश्न, काम के बदले अनाज का योजना कब लागू हुआ? तो काम के बदले अनाज योजना या अनाज कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो आंसर याद रखेंगे 2004 ईस्वी में। कब लागू हुआ? 2004 ईस्वी में। बिहार एक राज्य है, तो बिहार किस प्रकार का राज्य है? तो याद रखेंगे कृषि प्रधान राज्य है। किस प्रकार का है? तो कृषि प्रधान। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आंसर याद रखेंगे 2 क्षेत्रों में। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आंसर याद रखेंगे 2 क्षेत्रों में। अगले प्रश्न में आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, तो आर्थिक आधारभूत संरचना शिक्षा को नहीं कहा जाता। शिक्षा को आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं कहा जाता। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में रेलवे तथा बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र। रेलवे और बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं। रेलवे और बीमा को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 1995 ईस्वी। इसी विश्व व्यापार संगठन को WTO कहते हैं। WTO पूछ ले या विश्व व्यापार संगठन पूछ ले, तो कब स्थापना हुई विश्व व्यापार संगठन की? तो याद रखेंगे 1995 ईस्वी।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। कब स्थापना हुई? तो 1995। आगे बढ़ेंगे, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 5 अंग। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में 3 चीज को सम्मिलित किया गया, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण तथा तीसरा वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण किसमें किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में इस तीनों चीज को सम्मिलित किया गया। आगे चलेंगे, पार्ले समूह के ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो पार्ले समूह के ब्रांड को खरीदने वाले कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कोका कोला। पार्ले समूह के ब्रांड को खरीदने वाले कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो याद रखेंगे कोका कोला। आगे चलेंगे, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? व्यापार, पूंजी, तकनीक का हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। मतलब कौन सी, कोई भी देश विश्व अर्थव्यवस्था की तुलना में किस स्थिति में है, किस स्थान पर है, इस बात को कहते हैं वैश्वीकरण का अर्थ। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखेंगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण की घोषणा 1986 में। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो याद रखेंगे 1986 में। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कोई शुल्क नहीं लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो याद रखेंगे कोई शुल्क नहीं लगता है। आगे बढ़ेंगे, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? तो उपभोक्ता शिकायत करेगा राज्य आयोग में। कहाँ करेगा? राज्य आयोग में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? तो याद रखेंगे 1993 ईस्वी में। कब पारित हुआ? 1993 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, भारत में कब पारित हुआ था? अगले प्रश्न में है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 24 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो याद रखेंगे वैधानिक। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे 2005 ईस्वी में। सूचना का अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 1993 ईस्वी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना याद रखेंगे 1993 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1990 ईस्वी में। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं कहलाता, क्योंकि यह मानव जनित आपदा है। आगे बढ़ेंगे, आगे है कि कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा आतंकवाद। आतंकवाद को क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा, यानी कि मनुष्यों के द्वारा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। सुनामी का प्रमुख कारण याद रखेंगे समुद्र में भूकंप का आना। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखेंगे जापानी भाषा का। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखेंगे जापानी भाषा का। आगे बढ़ेंगे, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो याद रखेंगे प्राकृतिक। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक। आगे बढ़ेंगे, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे रिक्टर स्केल। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे रिक्टर स्केल। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो भोपाल गैस त्रासदी को मानव जनित आपदा कहेंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो याद रखेंगे मानव जनित आपदा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो होता है जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी के तलों में अवसाद का जमाव। नदी के तलों में तली में अवसाद का जमाव, यह 3 कारण
बाढ़ आने का होता है। जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार में कौन सा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ की चपेट में आती है? तो उत्तरी बिहार। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? तो याद रखेंगे उत्तरी बिहार। कौन सा क्षेत्र? तो उत्तरी बिहार। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक है। तो सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। जब वर्षा की कमी होगी तो सुखाड़ होगा। आगे चलेंगे, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा तटबंध जो है वह किस नदी पर है? याद रखेंगे कोसी नदी। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल बांध के बारे में याद रखेंगे सतलज नदी। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो याद रखेंगे सतलज नदी। आगे बढ़ेंगे, बिहार में कितने जिलों में आपात कार्यवाही केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो बिहार के 38 जिलों में आपात कार्यवाही केंद्र स्थापित करने की योजना है। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को कहां पर जो है भयंकर सुनामी आया? तो बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो भूकंप और ज्वालामुखी का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे जापान को। किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे जापान को। आगे बढ़ेंगे, कौन सा भूकंपीय तरंग है? तो भूकंपीय तरंग जो है एस तरंग होता है, पी तरंग होता है, एल तरंग होता है, यानी 3 प्रकार के होता है, एस पी एल। आगे बढ़ेंगे, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे 5। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आंसर क्या याद रखेंगे? 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो आंसर याद रखेंगे ऊंची भूमि वाले स्थानों पर। कहां जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थानों पर। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो याद रखेंगे समुद्र। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्री इलाका में आता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल को कहते हैं। संचार का लोकप्रिय साधन किसे कहते हैं? तो आंसर याद रखेंगे मोबाइल। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप वाले क्षेत्र में भवन की आकृति आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? तो भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाना अनुचित है, यानी उचित नहीं है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो याद रखेंगे फसलों की, पशुओं की और भवनों की। बाढ़ से सबसे अधिक जो है प्रभावित या हानि होती है तो फसल को, पशु को और भवनों को। आगे बढ़ेंगे, तो आज के क्लास में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर एक बार देख करके जाए ताकि आपको बेहतर आपका एग्जाम जा सके, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।